हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्लास 11 का प्रीवियस पेपर आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम लोग का पहले एग्जाम हो चुका है, यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुआ आज, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ ना, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग जो है सो मॉडल सेट जो आया है जैकबॉट का, वो सारा सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग का ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि इससे आपको ये आइडिया आ जाए, है ना। देखिए 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और जानते हैं कई बार ऐसा होता है ना, जैक बोर्ड में यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो प्रीवियस ईयर का आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व भी हो जाएगा और आपको उसके बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि जो पीछे क्वेश्चन आप पढ़े हैं, जो पीछे एग्जाम में पूछ चुका है, वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आज हम क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर को लेके आए। और यदि स्टूडेंट आप मॉडल पेपर का जो आया है, यदि आप उसका नहीं देखे मॉडल सेट का वीडियो, तो आप जा करके देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब आज का तो नहीं, मतलब ये जो पिछले साल पूछा उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एस आई यूनिट, ठीक है, एस आई यूनिट पूछ रहा है। किसका? एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का एस आई यूनिट क्या होगा। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट कि टेम्परेचर का जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है स्टूडेंट, वो एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। हिंदी मीडियम के बच्चे एक बार देखिए, देखिए क्या लिखा है। तत्वों के विश्लेषण से कार्बन 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। इसका मूलानुपातिक सूत्र होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपको कार्बन का कुछ परसेंटेज दे दिया है, हाइड्रोजन का भी कुछ परसेंटेज दे दिया है और बोला है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में आपको 6 कॉलम बनाना पड़ेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में फिर से पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको सिखा देते हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेगा तो आप कैसे कर पाइएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एक टेबल बनाएंगे। और इस टेबल में 6 कॉलम बनाएंगे। इस टेबल में क्या करेंगे, हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। चलिए ये पहला कॉलम हो गया और ये हम लोग का छठा कॉलम हो गया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लिखेंगे कि आखिर कौन कौन सा एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन दिया है, तो एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। इस कॉलम में हम लोग एलिमेंट के बारे में लिखेंगे, एलिमेंट के बारे में। इसमें हम लोग उसका परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे कि वो कितना परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद स्टूडेंट फिर हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट दिया है ना, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक मास हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को उसका निकालना पड़ेगा मोल रेशियो, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे इसका सिंपल रेशियो। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां से हम लोग को पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कार्बन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी चलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 3 कॉलम हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे क्या है, कार्बन है। उसके बाद जो था वो क्या था, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दे दिया है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, कार्बन जो है सो कितना परसेंटेज दिया है, तो कार्बन दे दिया 38.71%, 38.71%। और हाइड्रोजन हम लोग को दे दिया है 9.67%। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया नहीं, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 100 में ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है। जब स्टूडेंट आप ये पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 51.62। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 51.62%, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग का इतना परसेंट है। अब स्टूडेंट हम लोग को सबका एटॉमिक मास लिखना है, तो चलिए एटॉमिक मास लिख लेते हैं। देखिए
एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ये तुम लोग सब जानते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास यानी कि यहाँ से हम लोग को मोल रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना है 38.71। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है 38.71 बाय एटॉमिक मास कितना है 12। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आप ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आपका जो वैल्यू है ना वो आएगा 3.22, और जब 9.671 बाई 2 कीजिए परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, तो परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन का कितना है 9.67 बाय 1, एटॉमिक मास तो 1 है, जब दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो 9.67 ही आएगा। उसका बाद स्टूडेंट फिर से यहाँ पे देखिए कितना 51.62, और इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो आपका वैल्यू यही आने वाला है 3.22। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट सिंपल रेशियो, ठीक है। तो सिंपल रेशियो कैसे फाइंड होगा जानते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि इसमें जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो 3.22, इसमें 9.67, इसमें 3.22, मतलब यही सबसे छोटा वैल्यू है। अब सिंपल रेशियो निकालने का तरीका होता है कि जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास आया है उसको डिवाइड कर देना है इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे। तो 3.22 हम लोग का यहाँ का जो मोल रेशियो आया यानी कि कंपोजिशन परसेंटेज बाय जो एटॉमिक मास का वैल्यू वो है 3.22, और सबसे छोटा वैल्यू भी यही है 3.22। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट, ठीक है। 9.67 है, इसको जैसे आप 3.22 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 टाइम्स कटेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ पे 3.22 आ गया इसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। अब इसको सबसे छोटा तो 3.22 है, इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर से आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट कार्बन का जो नंबर है ना, कार्बन वो हम लोगों का 1 है, मतलब 1 ठो कार्बन है। हाइड्रोजन टोटल 3 है, और ऑक्सीजन टोटल कितना 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन टोटल कितना है, तो 1 है। अब स्टूडेंट आपको इससे इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। कार्बन हो गया 1, देखिए कार्बन हम लोग के पास कितना हो गया, कार्बन हो गया 1, कार्बन हो गया 1। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो CH3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना 1 है, तो CH3O हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट CH3O कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो CH3O दिया हुआ है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन को स्टूडेंट आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल इज, यानी कि 4d कक्षांक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो हम लोग को बताना है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि जो d ऑर्बिटल होता है ना, d ऑर्बिटल में टोटल 5 घर होता है। कितना घर होता है d ऑर्बिटल में, टोटल 5 घर होता है। चलिए 5 घर पहले हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और हम सबको पता है स्टूडेंट कि हर घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज में डालते हैं, 1 2 3 4 5, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10। अब बताइए डी ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। वही पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल, यानी कि 4d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट निम्न में Cr का आपको Z भी दे दिया, यानी कि एटॉमिक नंबर दे दिया 24, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट क्रोमियम आता है, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे दे भी दिया है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। चलिए लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रोमियम 24। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक में 20 हो जाता है स्टूडेंट। 4s2 तक में क्या होता है 20 हो जाता है, उसका 3d4। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देख लेंगे कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 है, इसको सही कर देगा, लेकिन ये गलत है। आप याद कीजिए d ऑर्बिटल जो होता है स्टूडेंट, d ऑर्बिटल में टोटल 5 घर होता है ना, 1 2 3 4 5 घर होता है। जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2 3 4, तब ऐसे केसेस में हाफ फील्ड पूरा करना चाहता है और s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5।
तो राइट कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं बल्कि ये होगा 4s1 3d5। और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक को देखिए 6 2 8 6 14 2 16 2 18 और 18 किसका होता है आर्गन का, क्योंकि यहाँ पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्गन भी ले सकते हैं, आर्गन 18 हो गया और 4s1 3d5 होगा। तो इसका जो क्रोमियम का सही कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा आर्गन और फिर यहाँ पे 4s1 और 3d5, ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये देखिए स्टूडेंट कहाँ पे दिया है आर्गन 4s1 3d5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखिए स्टूडेंट सेम ऐसा ही आपको कहाँ पे कॉपर में भी दिखने वाला, कॉपर का कितना होता है 29, तो इसका क्या आ जाएगा 4s2 और 3d9। अब यहाँ पे ये फुल फिल्ड करना चाहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, ये हो जाएगा इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए पिछले साल क्रोमियम पूछा है, हो सकता है इस साल आपसे कॉपर भी पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मतलब कि 60 ग्राम भार वाली एक टेनिस गेंद है, ठीक है, जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है, तब इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों को पता है डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली डी ब्रोगली का क्या कहना है स्टूडेंट, डी ब्रोगली ये कहता है, डी ब्रोगली का इक्वेशन कि लेमडा इक्वल टू h/mv, ठीक है। अब देखिए यही हमको लेमडा फाइंड करना है, h का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, h का वैल्यू कितना दिया देखिए तो 6.63 दिया है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। खैर यूनिट अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है। चलिए अब आगे देखिए m का वैल्यू कितना दे दिया, तो मास देखिए 60 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि m का वैल्यू 60 दे दिया इंटू उसके बाद फिर आपका वेलोसिटी भी दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना मिल गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे 60 ग्राम है ना, 60 ग्राम है, इसको हम लोग केजी में बदलेंगे। केजी में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग करना पड़ेगा, ये 1000 अब यहाँ पे आ जाएगा और 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि जब ये 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं और ये ऊपर चल जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा जानते हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर -33 आएगा, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -33। और स्टूडेंट 1.1 को आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -33, और 1 इंटू 10 टू द पावर -30 कीजिएगा तो सिर्फ 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -33, और 10 टू द पावर -33 ये मीटर आएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर 3, 10 टू द पावर -33। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इस साल भी दिया था, पिछले साल भी पूछा था, और मतलब इस साल आपका मॉडल सेट में दिया था, तो हो सकता है आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छे से करके चलिएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि स्टूडेंट फोर्थ पीरियड में पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ नंबर पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम आपको यहाँ पे ऐसा दो टाइप का चीज बता देते हैं, क्योंकि वो फोर्थ पीरियड भी पूछ सकता है, थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखिए किस टाइप से आप उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसको एलिमेंट बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका हम आपको दो फॉर्मूला बताते हैं फाइंड करने का, एक n+2 का होल स्क्वायर बाय 2 और एक फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये फॉर्मूला जहां पे n आपका पीरियड नंबर बता रहा है, ठीक है, n आपका पीरियड नंबर बता रहा है, n आपका पीरियड नंबर बता रहा है। लेकिन स्टूडेंट ये फॉर्मूला का यूज कब होगा और ये फॉर्मूला का यूज कब होगा, बात वो आता है देखिए जब n आपका इवन हो जाए, जब n आपका इवन हो जाएगा तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जब n आपका ऑड होगा ना, ऑड, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आपको कौन सा बोला है, फोर्थ पीरियड में बोला है, और फोर्थ पीरियड 4 आपका क्या इवन है, तो इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 बाय 2, कट करके कितना हो जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। अब स्टूडेंट यदि एग्जाम में वो आपको थर्ड पीरियड बोले तो कमेंट करके बताइए कौन सा फॉर्मूला लीजिएगा, n+2 वाला या n+1 वाला। वैसे तो आप सब समझ गए होंगे n+1 वाला लगेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि नाइट्रोजन -3 है, इसमें चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 दिया है और फ्लोरीन पे -1 दिया, सोडियम पे +1 दिया है कि आयनिक त्रिज्या का क्रम है, इसका आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होगा, सही ऑर्डर वो हम लोग को बताना है। तो स्टूडेंट रेडियस जो है ना वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना कम उसका रेडियस होगा, और जितना कम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा। समझिए स्टूडेंट, हम लोगों के पास यहाँ पे क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, ये चार हम लोगों को यहाँ पे क्या किया है, एलिमेंट दे दिया है। ठीक है, चार एलिमेंट दे दिया है। अब देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं इसका जो ये एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 7 ही होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका कितना होगा, 8 होगा। ऑक्सीजन आता है 9 नंबर में, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 होगा। सोडियम आता है 11 नंबर में, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जितना है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन जब इसमें चार्ज आ गया -3, ठीक है, जब इसमें चार्ज आ गया -3 मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10। ऑक्सीजन पे है -2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। फ्लोरीन पे है -1 चार्ज। ठीक है, देखिए फ्लोरीन पे है -1 चार्ज, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10। सोडियम पे है +1 चार्ज, मतलब कि देखिए स्टूडेंट -1 मींस होता है इलेक्ट्रॉन आया है एक ठो, माइनस चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन आया है, और प्लस चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन गया है। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और 7 प्रोटॉन जो है सो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। 7 टोटल प्रोटॉन है और वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बोले थे कि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका रेडियस उतना कम होगा, और जिसमें कम प्रोटॉन होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है यहाँ पे, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए तो टोटल 8 प्रोटॉन है, और 8 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। कुछ समझे, यहाँ पे 7 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो सोचिए नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा, नाइट्रोजन का रेडियस बड़ा होगा या ऑक्सीजन का होगा? ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन का बड़ा होगा। क्या है, क्या कि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इसमें प्रोटॉन का संख्या इससे ज्यादा है, 8 गो है और 10 को खींच रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल 9 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पे टोटल 11 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा यदि कोई बोले कौन है तो ये है, क्या कि इसमें सबसे कम प्रोटॉन है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये हो गया क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। सब में तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सेम है ना। तो सबसे छोटा साइज इसका हो गया, इससे बड़ा इसका हो गया, इससे बड़ा इसका हो गया, इससे बड़ा इसका हो गया, यानी कि नाइट्रोजन का साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। N-3 का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद कौन हो जाएगा, O-2, उसके बाद कौन हो जाएगा, F-1, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो Na+1, इसका सबसे छोटा साइज होगा। ठीक, तो ये वाला ऑर्डर सही होना चाहिए। देखिए तो किसमें N-3 O-2 ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आएगा हम अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप इसको अच्छे से समझिए और बनाइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है। ठीक है, अब अल्कली मेटल बोला है कि सभी आवर्त में क्षारीय धातु गुण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे 4 ठो क्या किया है, दे दिया है। अब इस चारों में से आपको बताना है कि अल्कली मेटल के लिए क्या सही होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप अल्कली मेटल का कौन सा इसमें गुण सही होगा वो चीज हमको बताना है। तो देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियड में, ठीक है, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आपका साइज क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, साइज घटता जाता है, साइज घटता जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्कली मेटल तो वही वाला है, हलीना क्रेरफ फरियाद और बेटा मंगेकार स्कूटर। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ये आपका अल्कली मेटल है।
तो जब इधर से इधर जाते हुए साइज घटेगा, पीरियड में साइज घट रहा है, ठीक है। जब आप लेफ्ट ऊपर से नीचे जाइए तो साइज बढ़ेगा, लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाइए तो पीरियड में क्या होगा, साइज घटेगा, ठीक है। तो ये तो सही नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेडियस दिया है, रेडियस तो इसका बड़ा हो जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जब आप पीरियड में ना, जब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। जब इधर से इधर आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बताइए सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज इसका हुआ, तो क्या हुआ, ये लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी था और इस बार का भी मॉडल पेपर में दिया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, यानी कि BeCl2 का हम लोग को डाइपोल मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। Be, इधर भी Cl, इधर भी Cl, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना इधर क्लोरीन बल लगाएगा उतना ही इधर से ये क्लोरीन बल लगाएगा। जितना इधर खींच रहे हैं उतना उधर ही खिंचा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट आपको हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सिग्मा पाई के केसेस में, ठीक है। देखिए क्या होता है सिग्मा पाई, उसको समझिएगा। जब स्टूडेंट मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है। एक और कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और बी है, लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड है, और ए और बी लेकिन इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, तो ये आपका हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका पाई बॉन्ड और ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है जानते हैं, इसमें 2 आपका पाई बॉन्ड होता है, ये और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये दोनों पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपाइन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। प्रोपाइन का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो प्रोप है यानी कि मेथ इथ प्रोप, 3 कार्बन होगा, ठीक है। 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये 3 कार्बन दे दिए। प्रोपाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला केसेस है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करना है, देना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए स्टूडेंट इसका तो इस कार्बन का तो इधर से 3 1 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका एक बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा का ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इसका 3 1, तो ये कार्बन 3 इधर बना चुका है, एक तो बॉन्ड और इधर बनाएगा। अब स्टूडेंट हमको इसमें देखना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या गो है। तो 1 2 3 4, यहां से 4 सिग्मा हो गया, एक यहाँ पे सिग्मा है 5 हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों पाई है लेकिन ये क्या सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया 6, तो 6 ठो सिग्मा हो गया। और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 और 2, तो 2 ठो आपका हो गया पाई बॉन्ड, यानी कि आपका 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा। तो 6 सिग्मा और 2 पाई ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5 इज, ठीक है। हमको ज्योमेट्री बताना है, यानी कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार BRF5 का हमको ज्यामिति बताना होगा कि BRF5 का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या ज्यामिति होता है, उसका क्या ज्योमेट्री होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को देखना है कि BR का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन किसमें कितना होता है, ठीक है। तो BR किस में आता है, देखिए तो फिर कल बाहर आई आंटी वाला में, और इसका फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन तो 9 नंबर में आता है। कर लीजिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, तो 1s2 2s2 2p5, यानी कि इसका फ्लोरीन का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 2s2 2p5। तो इसका क्लोरीन का कितना हो जाएगा 3s2 3p5,
और इसका कितना हो जाएगा 4s2 4p5, है कि नहीं। यानी कि ब्रोमीन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 4s2 4p5। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि ब्रोमीन का कितना आएगा 4s2 4p5 आएगा। कितना होगा 4s2 4p5, 4s2 4p5। अब आप सोचिए स्टूडेंट, जब चौथा नंबर ऑर्बिट में चले गया है तो कहीं ना कहीं इसमें 4d भी तो होगा, 4d भी होगा, है कि नहीं। क्योंकि चौथा नंबर ऑर्बिट में s सबसेल भी होता है, p भी होता है, d सबसेल भी होता है। तो देखिए d सबसेल भी चल गए। अब हम लोग एक घर होता है कि नहीं। s में क्या होता है एक घर होता है और एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यहाँ पे भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है। p सबसेल में टोटल 6 घर होता है। चलिए 6 घर नहीं 6 इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 घर होता है, ठीक है। चलिए 3 घर बना लेते हैं, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल। और डी में टोटल 5 घर होता है और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, 1 2 3 4, एक 5 घर हो गया, है ना। अब क्या होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन भले आता है लेकिन है तो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। क्या कि यहाँ पे टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन है और जब 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 और 2 5 हो गया, टोटल यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, भले 6 इलेक्ट्रॉन आता लेकिन है यहाँ कितना 5 है। अब देखिए स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो जा सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी आप देखिए स्टूडेंट, ये वाला जब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला यहाँ पे हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से हटा देते हैं अब, है ना। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से हटा देते हैं। ये दोनों तो वहां पे चले गया है। अब आप देखिए क्या देखें, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका बॉन्ड जो ये बनाएगा किस टाइप से बना पाएगा वो सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखिए कि Br जो है इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 4p5 आया, यानी कि इसका लास्ट ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग यहाँ पे पहले Br और 7 इलेक्ट्रॉन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7 हो गया। टोटल 7 हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सजा चुके हैं, जिसमें आपका BrF5 है। देखिए BrF5 यानी कि आपका F जो है सो टोटल 5 गो आ चुका है ना, टोटल 5 F आ चुका है। तो एक तो F यहाँ पे दे देते हैं, एक F यहाँ पे दे दीजिए, एक F यहाँ पे दे दीजिए, एक F यहाँ पे दे दीजिए और एक F यहाँ पे दे दीजिए। टोटल 5 F आ गया और 2 ठो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया खाली हो गया, ठीक है। तब इसका अब स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन रहा है ना, इस प्रकार। और इस प्रकार का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बुलाया था स्क्वायर पिरामिडल। क्या बुलाया था स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर को क्या बुलाया था स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये है इसका कुछ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे तुम लोग को BrF5 दे दिया, हो सकता है इस जगह पे कुछ अलग भी दे, तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे होता है इसमें सॉल्व, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया स्टूडेंट। हाइब्रिडाइजेशन किसका PCl5 का। चलिए PCl5 का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको फास्फोरस का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, ठीक है। फास्फोरस का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस आता है कितना नंबर में 15 नंबर में आता है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, टोटल कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12, 3s2 के बाद 3p3 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3s2 3p3। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3s2 3p3, 3s2 3p3। तो चलिए 3s2 है और s सब सेल में एक घर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। p है, p में टोटल 3 घर, 1 2 और एक 3 घर हो गया, ठीक है। p में टोटल 3 घर हो गया और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है, 1 2 3। अब आप क्या देखें स्टूडेंट 3p है तो इसमें 3d भी है,
3D, ठीक है। 3D में कितना हो जाएगा, टोटल 5 घर हो जाएगा। डी सब सेल में टोटल 5 घर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये जो है सो यहाँ पे भी एक ट्रांसफर करा सकता है कि नहीं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो S में तो हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। S में मतलब पेयर नहीं बचेगा, है ना, आपका अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा। S में आपका क्या हो गया, अकेला इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए स्टूडेंट, S1 हो गया, P में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए P3, और D में भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो S1P3D1 यानी कि sp3d हो जाएगा। sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन। S में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। P में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो P3। D में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, sp3d1 तो नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, और sp3d देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो PCl5 दिया हुआ, आपसे PCl3 ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो इसी टाइप से आप लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिएगा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे क्या दिया है क्वेश्चन आपको, वह गैस जो ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं, ठीक है। जो आपका क्या करता है, ताप और दाब पर गैस का नियम का पालन करता है। अब आप ही बताइए, जो गैस का नियम का पालन करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, यानी कि आदर्श गैस बोलेंगे, है ना, आदर्श गैस। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या दिया है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हिंदी में देखिए 30 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। यानी कि आपसे यहाँ पे दाब पूछ दिया अकॉर्डिंग टू बॉयल वाला, है ना, बॉयल का यहाँ पे हम लोग सिद्धांत लगाएंगे। देखिए बॉयल साहब क्या बोले थे, अकॉर्डिंग टू बॉयल, ठीक है, बॉयल्स के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो बॉयल क्या बोला था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 और V2। तो देखिए फ्रेंड यहां पे आपको प्रेशर कितना दे दिया है, प्रेशर आपको 1 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो P1 का वैल्यू आपको 1 दे दिया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू V1 का वैल्यू भी आपको दे दिया है, ठीक है। देखिए V1 का वैल्यू कितना दे दिया, 500 डेसीमीटर क्यूब दिया, यहाँ पे लिख लीजिए 500 इक्वल टू P2 हम लोगों को तो बोला है कि कितना प्रेशर कितना न्यूनतम दाब लगेगा वो बताइए, तो हमको फाइंड करना, तो P2 का P2 रहने दीजिए, और V2 का भी वैल्यू आपको दे दिया, कितना दिया, 200, ठीक है, दिख रहा है वहां रेड वाला। अब देखिए स्टूडेंट P2 निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू 500 बाय 200, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 बार, और 2.5 बार देखिए तो दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, ये क्वेश्चन इस बार भी मॉडल सेट में दिया है, और पिछले क्लास में यही चीज हम बताए भी थे कि सभी तत्वों की इंथैल्पी उनके संदर्भ अवस्था में यानी कि स्टैंडर्ड अवस्था में क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46.0 किलोजूल पर मोल, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इतना, मतलब कि स्टूडेंट आपको इंथैल्पी में चेंज पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अमोनिया का विरचन इंथैल्पी इतना आपको दे दिया है, और इतना अभिक्रिया की इंथैल्पी परिवर्तन क्या होगी वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी है स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में आ सकता है। इंथैल्पी में चेंजेस कैसे निकलता है एक बार आप देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि इंथैल्पी में जो चेंजेस होता है वो हमेशा हम लोग 1 मोल में निकालते हैं। कितना में निकालते हैं, 1 मोल में। और देखिए स्टूडेंट हम बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और अपना डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे NH3 बनाएंगे, तो NH3 को बनाने के लिए इक्वेशन क्या है, N2 + H2 मिल करके क्या हो जाता है,
H3। यदि हम इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी बात ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। और इसको बनाने के लिए स्टूडेंट, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो है सो आपको कितना मिल गया है, -46.0 किलो जूल पर मोल मिला हुआ। लेकिन हम आपको क्या बोले कि हमेशा आपको देखिए यहाँ पे 2 मोलिक्यूल है, NH3 का कितना मोलिक्यूल है, 2 मोल है। लेकिन 2 मोल में हम लोग ये सब फाइंड नहीं करते, हमेशा 1 मोल में फाइंड करते हैं। तो 1 मोल में फाइंड करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना यहाँ से हटेगा और 1 मोल बनेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 से 1/2 जैसे कि खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3। ये 1 मोल में आ गया। 1 मोल का आपको कितना दे दिया, -46, मतलब -46 दिया, ठीक है। अब क्या किया है, अब रिएक्शन को कर दिया है उल्टा। देखिए पहले आपका यहाँ पे NH3 है ना, लेकिन अब रिएक्शन को कर दिया उल्टा। तो जब रिएक्शन को उल्टा किया तो आपका जो यहाँ पे चार्ज है, मतलब ये जो आपका साइन है माइनस में, ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो माइनस का उल्टा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो प्लस कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आपका उल्टा कर दिया है तो हम लोग भी यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस का उल्टा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है साइन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो रिएक्शन दिया वो क्या दिया है, 2NH3 से N2 गैस प्लस 3H2 और ये भी गैस के फॉर्म में लेके गया है। तो हम लोग क्या देखे थे कि एक में 46 आया था, लेकिन ये रिएक्शन उल्टा किया इसलिए हम लोग भी साइन उल्टा कर दिए। एक में 46 है, एक मोलिक्यूल में, तो 2 मोलिक्यूल आपसे ये पूछ दिया। देखिए 2 मोलिक्यूल, तो 2 मोल, एक मोलिक्यूल में जब 46 है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 मोल का 92 हो जाएगा, 92.0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92.0। और ये ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया हुआ 92.0 किलो जूल। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको यहाँ पे N2H2 नहीं, वो NH3 नहीं, कुछ और भी दे सकता है, तो इसी टाइप से आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ रिएक्शन A + B से C + D + QI इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चार्ज, द रिएक्शन विल बी। ठीक है, पहले हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं। देखिए एक अभिक्रिया A + B से C + D + Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है। तो उच्च ताप पर या केवल निम्न ताप पर या निम्न ताप पर नहीं या फिर किसी भी ताप पर, तो किसी भी ताप पर इसका राइट आंसर होगा, है ना, किसी भी ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट, फॉर द रिएक्शन CaCO3 से CaO और CO2 गया है, आपको Kp। इस बार भी मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया है कि नहीं, इस बार भी मॉडल सेट में दिया था। यही है फायदा प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट का, आपको आइडिया आ जाएगा और फिर आप अच्छा अपना मार्क्स ला पाइएगा, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमको Kp निकालना है स्टूडेंट। Kp बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए Kp बराबर क्या होता है फॉर्मूला, उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट Kp इक्वल टू फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, लेकिन ये प्रोडक्ट होना चाहिए आपका गैस में। और फिर होता है कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट का, लेकिन ये भी आपका किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए, ठीक है। दोनों का कंसंट्रेशन लेकिन गैस फॉर्म में लेंगे। और यहाँ पे देखिए CaO सॉलिड फॉर्म में है, प्रोडक्ट में आपका CaO है लेकिन सॉलिड फॉर्म में, तब तो इसका कंसंट्रेशन लेंगे ही नहीं। सिर्फ CO2 है गैस के फॉर्म में, और रिएक्टेंट भी CaCO3 है, ये भी है सॉलिड फॉर्म में, ये भी नहीं लेंगे। सेम यही क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व कराए मॉडल पेपर में। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे Kp इक्वल टू कंसंट्रेशन CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Kp इक्वल टू, देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, ठीक है। NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होता है, ये तो बच्चा जानते होंगे, NH4 प्लस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लुईस एसिड, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है, ठीक है। तो लुईस अम्ल कौन है, आपका BF3 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या लिखा था, pH ऑफ ए 10⁻⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, ठीक है। हिंदी में एक बार पढ़ देते, देखिए क्या लिखा है कि 10⁻⁻10 मोलर NaOH विलयन का pH का मान लगभग, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक इजी तरीका बता देते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में कैसे इसको सॉल्व कर पाइएगा बिना फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला में थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग का मान निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मेरे ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, NaOH दिया, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जानते हैं कि ये बेसिक प्रकृति का होता है ना। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेस नेचर का ये होता है, ठीक है।
और आप पीएच स्कूल में पढ़े हैं कि 7 से यदि कम हो गया तब ये एसिड होगा, है ना, 7 से कम हो गया तो एसिड, 7 से यदि ज्यादा हो गया तब ये बेस हो जाएगा, और यदि सिर्फ 7 है तब ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, है ना, यदि सिर्फ 7 है तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। तो NaOH हम लोग का क्या है, बेस है, और बेस आपका कहां पे लगभग स्टार्ट होना चाहिए, देखिए तो 7 से इधर जाएंगे तो एसिड होगा, 7 से इधर जाएंगे तो बेस होगा, और 7 में रहेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10 से तो होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, ये तो एसिडिक हो गया, ये तो बेस हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 7 के बाद से, तो नियरेस्ट 10 सॉरी नियरेस्ट ये तो होगा ही नहीं, -10 तो नहीं होगा, नियरेस्ट आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्या कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, यहीं से एसिड भी पता चलता है, बेस भी पता चलता है। नियरेस्ट यदि कोई बोल दे पीएच मान कितना होना चाहिए NaOH का, नियरेस्ट 7 बोल दीजिए डायरेक्ट। आप इस तरह निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप ऐसा दिमाग लगा के कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3, यानी कि ClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, वो चीज हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए क्लोरीन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन हमको ये इरेज करते करते आप लोग थोड़ा सा निकाल के बताइए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिए हैं ये रेड ऑक्सीडेशन चैप्टर में। क्या बता पाइएगा कितना होगा? चलिए देखिए स्टूडेंट, ClO3 है ना, ClO3, इस पे चार्ज दे दिया माइनस, यानी कि -1 इस पे चार्ज है, दे दिए -1, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का हो जाएगा -6, तो इसको x मान लेंगे जिसका निकालना होगा, तो x -6, अब -6 को उधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -1 + 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +5, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है, इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा यदि किसी और भी क्वेश्चन का यदि पूछ दिया ऑक्सीडेशन नंबर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण कैसा प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन द रिएक्शन CuO प्लस H2 से CuS, मतलब इसमें आपको बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है, CuO होगा या H2 होगा, कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बताइए। हम क्या LIC एजेंट, याद कीजिए स्टूडेंट, क्या बोले थे, जो दूसरों का LIC कराए उसे LIC एजेंट कहते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए उसे ऑक्सीडाइजिंग नहीं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो दूसरों का रिडक्शन करा दे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है कि नहीं, याद है ना ये सब ट्रिक। चलिए अब आगे निकलते हैं, क्या है, CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट इसका -2 है तो इसका क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे आपका ये 0 हो गया, एलिमेंटल स्टेट में, और यहाँ पे ये 0 हो गया, इसका हो जाएगा +2, इसका हो जाएगा -2। तो क्या देखिए कि Cu +2 से 0 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या रहा है, घट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा दे लेकिन खुद का रिडक्शन करा ले, देखिए इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तब उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन है, CuO है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CuO, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिए। ई तो द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, 104.5 डिग्री, वही तो कोई भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए जल अणु का आबंध कोण वही 104.5 डिग्री। द मोलिकुलर फॉर्मूला क्विक लाइमेज, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र, क्लास 10 में भी पढ़े, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है स्टूडेंट, ऑल द s ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में आपका s ब्लॉक एलिमेंट कहां पर है, s ब्लॉक एलिमेंट यही दोनों तो है, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इसी में आपका कौन आता है, s ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो क्या हो जाएगा समूह 1A तथा 2, ग्रुप 1 एंड 2। अब देखिए आगे क्या दिखा, द नेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, यानी कि जो बोरेक्स है स्टूडेंट उसका एक्वा सॉल्यूशन का गुण क्या होगा, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, वो आपको पूछा है, तो बच्चा जानते हैं अम्लीय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं, बॉक्साइट और से इसको प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यूपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है ना, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है।
और 1 2 3 नंबर में आपको कौन है, कीटोन वाला फैमिली जुड़ा हुआ है, तो और सब सिंगल बॉन्ड से, तो N भी लगेगा, ठीक है N। उसके बाद क्या हो जाएगा 3, क्या कि 3 नंबर में है आपका ऑन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है पेंटेन 3 ऑन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। देखिए आगे क्या है स्टूडेंट, द पोजीशन आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि इसका पोजीशन आइसोमर पूछा है। पोजीशन आइसोमर किसको कहते हैं, जब आपका ग्रुप जो है सो पोजीशन चेंज करेगा, है ना, ग्रुप का आपका क्या होगा, आपका ग्रुप चेंज नहीं होगा, बस ग्रुप का क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। जैसे OH है तो OH ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो CH3 CH2 CH2 OH है, तो यदि मैं इसका पोजीशन ये अपना चेंज करके यहाँ भी तो आ सकता है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा OH तो इसका एक हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो CH3 CH और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे चले आएगा ट्रांसफर होकर के, तो CH3 यहाँ पे CHOH हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, CH3 CH2 फिर से CH2 और OH दिया हुआ है, ठीक है। हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे, इसको यहां पर लाएंगे तो इसका हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए, तो CH3 CHOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया इसका पोजीशन आइसोमर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या दिया है कि CH3 फिर C ये दे दिया है और इज, ये क्या है, तो ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसमें कौन है, NH3 है या Cn माइनस है या सिंगल बॉन्ड COOH है या Cl प्लस है, तो Cn माइनस हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन से नहीं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, Cn माइनस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। आगे स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइंस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है वही पूछा। देखिए निम्नलिखित कार्बोधनाइनों में से कौन सबसे अधिक अस्थायी है, तो सबसे अधिक अस्थायी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा उसको समझिए, देखिए यहाँ पे आपका कार्बन है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी आपका क्या है CH3 है और यहाँ पे भी क्या आपका CH3 है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन देखिए तीनों एरिया से कार्बन से घिरा हुआ है ना। यदि इस पे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैक भी करेगा, पहले इसका सब हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर इसका सारा हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर इसका सारा हाइड्रोजन को, तब इस पे फिर इस पे, बाप रे बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 35 में, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसको बहुत कोई बेंजीन बोल देते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे आ गया फिर इसको छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड, इसको छोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है। लेकिन सिर्फ यदि ऐसा रहा तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन दिया है कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है साइक्लोहेक्सेन। देखिए साइक्लोहेक्सेन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, द यूपेक नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट टू इन, ठीक है। जब पेंट टू इन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है बताइए, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल मिलता है, इथेनॉल तथा प्रोपेनॉल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 याद कीजिए स्टूडेंट, यदि आप देखे होंगे मेरा पिछला वाला वीडियो, यानी कि मॉडल पेपर वाला सॉल्यूशन जो किए थे, यदि आप उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन है, और इथीन किससे बना था, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, याद कीजिए HgSO4 रिएक्शन, यानी कि हीटिंग CH3 CH2OH विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। अब ये H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में वहां पे हुआ था, सेम यही रिएक्शन पिछला बार पूछा है और इस बार भी आपको मॉडल पेपर में मिला, मतलब ये सब क्वेश्चन सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सबको करके जाइएगा। देखिए अब क्या बोला है, द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, यानी कि सामान्य ऑर्थो एवं पारा निर्देश समूह क्या है, OH है, अल्कोहल वाला, इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए तो which of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper stratosphere, ठीक है। इंग्लिश वाला बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन हिंदी वालों के लिए भी पढ़ देते हैं। ऊपरी समताप मंडल में कौन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है, फ्रेयॉन है कि नहीं, फ्रेयॉन है। 9 में भी सब पढ़े होंगे आप लोग, 11 में भी पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है
कि बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज CH4 हो जाएगा, CH4 इसका राइट आंसर। तो ये था स्टूडेंट आप लोग का टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये आपका प्रीवियस ईयर था। अच्छे से सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा, और आप सबको अच्छे से तैयारी करना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए।